हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इनकम टैक्स की आज की इस वीडियो में हम अपील एंड रिवीजन के टॉपिक को डिस्कस करते हुए आज इसके हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था अपील टू कमिश्नर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं टॉपिक को, जो कि है हमारा अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि सेक्शन 252 से लेकर सेक्शन 255 तक कवर करती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 252 के अंदर डिफाइन किया गया है। हम इसको दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में। एक साथ लिखा हुआ है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो आप देखिए, इसमें income tax is subject for the central government to legislate under the schedule 6 of the constitution of India। यानी कि भारत के संविधान के अनुसूची 6 के अंदर अगर यदि हम देखते हैं, जो भी इनकम टैक्स के रिलेटेड जो भी कानून बनाना है उसका काम किसका होता है? केंद्र सरकार का। मतलब केंद्र सरकार जो है आयकर से संबंधित जो है वो कानून बनाती है। No tax can be levied under the Article 265 without authority of law। जो लॉ के बगैर आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स इज द लॉ अंडर विच द इनकम टैक्स इज लेविड। मतलब आयकर कानून के तहत जो हम है आय जो है एक व्यक्ति के ऊपर इनकम टैक्स जो है हम इम्पोज करते हैं। टू डिटरमाइन टैक्स प्रॉपरली, टैक्स को सही तरीके से और ठीक तरीके से कैलकुलेट करने के लिए। एन अपील इज नेसेसरी, एक अपील का होना भी बहुत जरूरी होता है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर एंड ड्यूटी टू कॉन्स्टिट्यूट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये पावर दी गई है कि वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करे। It is thus constituted the income tax appellate tribunal। इस कारण से जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसका जो है गठन हुआ कब? 1941 में। लेकिन 1941 में केंद्र सरकार के द्वारा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो बनाई गई एज ए सेकेंड अपीलेट फॉर्म। जैसे कि हमने पहले बताया था कि फर्स्ट अपीलेट क्या है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फर्स्ट अपीलेट। इन जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो सेकंड अपीलेट फॉर्म है। इनिशियली जब ये फॉर्म की गई तो इसमें 6 मेंबर थे। प्रेजेंटली इसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल में 126 मेंबर हैं, जिसमें इक्वल नंबर है जुडिशियल के और अकाउंटेंट मेंबर्स। यानी कि जुडिशियल और अकाउंटेंट 126 में दोनों इक्वल मेंबर्स में आते हैं। इसके बाद देखिए, though it is constituted by the central government, it operates independently as per own procedure as stated in section 255 with the power to regulate its own procedure। मीन्स की जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन ये एक फ्रीली काम करती है, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करती है, और जो इसकी पावर है वो सेक्शन 255 के अंदर जो है वो डिफाइन की गई है। द अपीलेट is under the administrative supervision of Ministry of Law and Justice। Appellate जो ट्रिब्यूनल है वो जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन में रहती है, किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन में काम करती है। ट्रिब्यूनल इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी इंडिपेंडेंट टू द वर्किंग एंड डिसीजन। जो ट्रिब्यूनल है ये एक क्वासी जुडिशियल फॉर्म है जो कि अपने इंडिपेंडेंटली जो है वो डिसीजन लेती है। आर्टिकल 227 के बेसिस के ऊपर जो ट्रिब्यूनल है वो हाई कोर्ट के अंडर में काम करती है, अधीन है। ठीक है, इस प्रकार से उच्च न्यायालय के ये अधीन काम करती है, और राज्य में ये उच्च न्यायालय के जो डिसीजंस हैं उनको फॉलो करती है। और सेक्शन 141 के अकॉर्डिंगली ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अकॉर्डिंगली काम करती है, उसके अंडर में ये काम करती है। ठीक है ना। मतलब
आपकी जो आर्टिकल 227 के अकॉर्डिंगली ये स्टेट में वर्क करती है हाई कोर्ट के अंडर में, और जो आर्टिकल 141 है उसके अकॉर्डिंगली ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में वर्क करती है। इसके बाद जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड एपीलेट है द फर्स्ट अपील बीइंग द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जो पहला जो एपीलेट जो हमारा फॉर्म है वो है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। द डिस्प्यूट बिफोर इट कम मेनली बाय द वे ऑफ सेकंड एपीलेट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर ऑफ अपील। मतलब जो भी इसके पास जो अपील आती हैं वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के थ्रू जो है वो अपील आती हैं। अब आप इसके बाद इसमें जो भी अपील जाएंगी वो कौन कौन सी जाएंगी, जैसे कि कमिश्नर ने कोई डिसीजन दिए हैं सेक्शन 263 के अकॉर्डिंगली, आप उसके रिगार्डिंग डायरेक्ट जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इसके बाद एओ के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में। इसके अलावा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के जो भी ऑर्डर होते हैं सेक्शन 144C के अंडर में, तो इनके थ्रू इनके कारण आप जो है एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। द लेजिस्लेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल इज आल्सो इंक्लूड miscellaneous application to recall, rectification of order, stay petitions। इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल में है इसमें जो आपके डिसीजंस हैं उनको वापस लेने के संबंधित भी एप्लीकेशंस होती हैं, रेक्टिफिकेशन से संबंधित भी होती हैं, और मिसलेनियस जो एप्लीकेशंस होती हैं वो भी सारी की सारी जो है एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकती हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है हमारा कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिसके अगेंस्ट में हम एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, जो कि सेक्शन 253 आपकी कवर करती है। 30 जून 1995 के बाद लेकिन 1 जनवरी 1997 से पहले सेक्शन 132A के अंतर्गत कोई भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या और कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई भी अदर एसेट्स हैं जिसके अंदर में आपके कोई सर्च के रिगार्डिंग कोई ऑर्डर जो आपका असेसिंग ऑफिसर है उसने ऑर्डर दिया है सर्च के अकॉर्डिंगली, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली, तो आप उसके अगेंस्ट में आप एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। सेकंड आता है एन ऑर्डर पास बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर अंडर सेक्शन 12AA, अंडर सेक्शन 271, अंडर सेक्शन 263, सेक्शन 271, 272, 154, ये डिफरेंट सेक्शंस हैं। ये आप अगर डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको सारी मिल जाएंगी। इनके अगेंस्ट में आप जो है एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अमेंडिंग इज ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 और एन ऑर्डर पास बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर और चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर अंडर 270 अंडर सेक्शन 272A के अंडर में कोई ऑर्डर्स हैं उसके अगेंस्ट आप एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 115 VZC सब सेक्शन 1, इसके अगेंस्ट में एन ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 143, 147, 153A सेक्शन 153C, इसके अगेंस्ट में आप एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसमें एन ऑर्डर पास बाय द एओ अंडर सेक्शन 143, सेक्शन 147, सेक्शन 153A, 153C अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर एज रेफर्ड इन सेक्शन। ये सारी सेक्शंस हैं, इनका डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको सिर्फ इसमें रीड आउट करना है कि आप जो नॉर्मली जो भी कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं, असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, इन ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जो या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल है उसके ऑर्डर हैं, तो उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में आप एपीलेट ट्रिब्यूनल में जो जा सकते हैं। तो डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट जो है उनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो अगर यदि कोई भी जो एसएससी है उससे सेटिस्फाई नहीं होता तो वो उसके बाद जो है वो एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। नेक्स्ट जो है अपील का क्या प्रोसीजर रहता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें यहाँ पे देखिए कि जो टाइम लिमिट है वो क्या रहती है इसमें। जैसे हमने कमिश्नर वाले अपील में किया था 30 डेज था, तो यहाँ पर जो है 60 डेज के अंदर जो है आप इसमें एपीलेट ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं।
उसके बाद जो फॉर्म आप जो भरते हैं उसमें 35 था, यहाँ पर जो फॉर्म नंबर 36 है, फॉर्म नंबर 36 फिल करना पड़ेगा। सिग्नेचर या तो एसएससी या उसके बिहाफ के ऊपर कोई भी पर्सन जो है, जो ऑथराइज पर्सन है, उसके ऊपर जो है सिग्नेचर कर सकता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सबमिटेड होते हैं, ये डिटेल है पूरी। फॉर्म नंबर 35 इन ट्रिप्लिकेट, ऑर्डर अपील अगेंस्ट 2 कॉपीज, ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर 2 कॉपीज, ग्राउंड ऑफ अपील बिफोर फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी 2 कॉपी, यानी कि पहले आपने फर्स्ट एपीलेट में जो अपील डाली थी उसके अगेंस्ट उसकी कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट फाइल्ड बिफोर फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी, इन केस ऑफ अपील अगेंस्ट द पेनल्टी ऑर्डर 2 कॉपी ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ऑर्डर, in case of appeal against under section 143 read with the section 144A2 2 copies of direction of the joint commissioner, in case of appeal against 143 copies of original assessment order, if any, triplicate copy of चालान of payment of fees। तो ये सारी के सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने पड़ेंगे एपीलेट अथॉरिटी के बिफोर। इसके बाद जो फीस रहेगी, फीस क्या रहेगी, जहां पर इनकम 1 लाख रुपए तक है 500, 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक है तो 1500, 2 लाख रुपए से अबव है तो 1%, मैक्सिमम 10,000 रुपीज। और कोई से मैटर में है नॉट रिलेटेड टू मैटर, इसमें 500 रुपी है। स्टे के रिगार्डिंग अगर यदि कोई एप्लीकेशन तो 500 रुपीज है, और सेक्शन 252 के अगेंस्ट में है तो ₹50 है। तो ये जो है फीस रहेगी एपीलेट ट्रिब्यूनल में, फीस जो है फाइल करने की, केस फाइल करने की। इसके बाद पेपर बुक आपको क्या क्या चाहिए, पेपर बुक कंटेन द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट और अदर पेपर इन अ फाइल और रेफर्ड इनटू द असेसमेंट ऑफ एपीलेट ऑर्डर which is proposed to be referred as a relied upon the time of hearing, should be filed in duplicate, duly indexed and paged 1 day before the date of hearing। मतलब डेट की हियरिंग से 1 दिन पहले आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रखने पड़ेंगे। इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ अपील है, कॉस्ट ऑफ अपील शैल बी डिस्क्रिशन टू द ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी वो कॉस्ट ऑफ अपील रहेगी। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग क्रॉस ऑब्जेक्शन, अगर यदि कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन है उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज रहेगी। इसके अलावा जो इसके लिए जो क्रॉस ऑब्जेक्शन के जो फॉर्म है वो जो फॉर्म 36A जो है वो फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आता है स्टे एप्लीकेशन, मतलब जो भी आपकी अपील है उसके ऊपर आप स्टे भी ले सकते हैं। स्टे के रिगार्डिंग जो है इसमें आप ये ध्यान रखना कि जो टाइम लिमिट है वो 180 डेज जो है मैक्सिमम स्टे के लिए टाइम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो टाइम है ये एक्सीड भी हो जाता है अगर यदि वो एपीलेट ट्रिब्यूनल देखता है कि जो रीजंस थे वो वैलिड थे, और डिले भी कर सकता है। इसमें जो स्टे के लिए जो टाइम है वो मैक्सिमम जो है वो 365 डेज तक हो सकता है, इससे ज्यादा जो है वो स्टे टाइमिंग नहीं हो सकता। इसके बाद है जो स्टे टाइम जो है 365 से ज्यादा जो है वो एक्सीड नहीं करेगा। इफ सच अपील इज नॉट डिस्पोज्ड विद इन द पीरियड अलाउड इन द स्पेसिफिक पीरियड एक्सटेंडेड, मतलब अगर यदि आपका टाइम लिमिट बढ़ा है और 365 डेज के अंदर भी अगर यदि एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं होती, द ऑर्डर ऑफ स्टे शैल स्टैंड वेकेटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, राइट, कि जो है वो वेकेटेड हो जाएगा आपका ऑर्डर और पीरियड, इवन इफ द डिले इज डिस्पोजिंग द अपील इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द असेसी। नेक्स्ट जो रहेगा डिस्पोजल ऑफ अपील, जो है अपील का जो है वो कितने दिन के अंदर सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, विद इन 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द अपील रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय द असेसी वेयर इट इज पॉसिबल। मतलब 4 साल के अंदर जो है जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाती है उसके अंदर उसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। तो ये आज की पूरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।